चलिए बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कशन रोका था हाई एंड लो मेथड के ऊपर, जिसकी मदद से कॉस्ट एस्टिमेशन देखा था कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को किसी हद तक एस्टिमेट किया जा सकता है, और एक बार फिक्स कॉस्ट पर मंथ या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी पकड़ जाए तो उसके जरिए फ्यूचर में आप जो प्रोडक्शन करने का सोच रहे हो, फ्यूचर प्रोडक्शन कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद बातचीत शुरू करनी है किसी प्रॉपर चैप्टर के ऊपर। 3 चीजों की अकाउंटिंग आपने सबसे पहले सीखनी है। मटेरियल की अकाउंटिंग, लेबर की अकाउंटिंग एंड ओवरहेड की अकाउंटिंग। ओवरहेड की अकाउंटिंग सर दबानी ने सिखानी है, मटेरियल और लेबर की अकाउंटिंग मैंने सिखानी है। मटेरियल की अकाउंटिंग सीखने के लिए हमारे स्टडी टेक्स्ट में 2 चैप्टर दिए हुए, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का और एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। क्वेश्चन दोनों के ही आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं, वैल्यूएशन के हवाले से कभी कभी आते हैं। वैल्यूएशन के अंदर ज्यादातर चीजें आप पहले से जानते हो। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलती है, उसके अंदर आप फीफो और वेटेड एवरेज मेथड कैसे इस्तेमाल करोगे, प्लस परपेचुअल सिस्टम क्या होता है, पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है, फिर उस कॉस्ट को एनआरवी के साथ कैसे कंपेयर किया जाता है। तो ये तो ज्यादातर बातें आप जानते हो, लेकिन मैनेजमेंट में काफी कुछ आपके लिए नया है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में, जिसके ऊपर 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट से क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है।
बिन कार्ड। चलिए बेटा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चीजों को बेटा मैनेज करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग करके कंट्रोल करना, कहीं जाके चीजें हमारे कंट्रोल में आती हैं, मैनेज होती हैं। मैनेजमेंट करने के लिए चीजों की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप भी क्योंकि एक नया टॉपिक पढ़ रहे हो तो पहले इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी समझो। फैक्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल आता रहता है, यूज होता रहता है, बचता रहता है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मटेरियल एक फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है और शायद सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल की कॉस्ट नॉर्मली काफी सिग्निफिकेंट होती है। अब आप फैक्ट्री में ये नहीं कर सकते मटेरियल को फुल फ्रीडम दे दें, जिसका दिल करे मटेरियल उठा के इस्तेमाल कर ले, जिसका दिल कर ले मटेरियल उठा के परचेज कर ले। ठीक है, अब मटेरियल अगर एक कॉस्ट है, इस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्लानिंग करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट बनाकर हम मटेरियल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। रफली समझिएगा, आप लोग टीएसए में पढ़ने के लिए आते हो, कौन बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, ठीक है, इसके लिए आपके कुछ टीएसए के आईडी कार्ड बना दिए, गेट के ऊपर मशीनें लगा दी, और मान लो अगर स्ट्रिक्ट सिस्टम हो, आने वाला हर बच्चा कार्ड स्वैप करके या क्लास में आएगा तो कम से कम आपके आने और जाने का टाइम कंट्रोल में आ जाएगा। अगर वापसी पे भी कार्ड स्वैप करवाए जाए, कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, किस दिन नहीं आ रहा। जिस तरह आपको कंट्रोल करने के लिए, आपकी अटेंडेंस को कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम बनाया जाता है, तो फैक्ट्री के अंदर मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं। मटेरियल कंज्यूम करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन परचेज करना ये इनका काम नहीं है। परचेज करने के लिए फैक्ट्रीज में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जिसको आप परचेज डिपार्टमेंट कहते हो। आजकल इस डिपार्टमेंट का मॉडर्न नाम जरा बदल गया है, इसको अब कहा जाता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। प्रोक्योर करना समझते हो ना, हासिल करके लेके आना। तो ये जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं उन्हें कहीं से हासिल करके लेकर आते हैं, प्रोक्योर करके लेकर आते हैं। मटेरियल कंज्यूम करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, परचेज करना है परचेज डिपार्टमेंट ने, लेकिन एक तीसरा डिपार्टमेंट बीच में और इन्वॉल्व है जो हमारे सिलेबस के इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है स्टोर डिपार्टमेंट। हर किस्म का मटेरियल चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जब आता है फौरी तौर पे स्टोर डिपार्टमेंट की कस्टडी में रख दिया जाता है। सारा मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर नहीं किया जाता। बहुत सी वजह है। पहली वजह, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास इतना स्पेस ही नहीं होता कि वो सारा मटेरियल अपने पास रख सके, और नंबर 2, अगर रख भी लेगा तो बाद में वो मिस यूज होने के चांसेस है। रफली समझो, घर में खाना पकता है, ठीक है, लेकिन किचन का वो पोर्शन जहाँ पे खाना पक रहा होता है, ठीक है, वहां पे किचन का सारा मटेरियल नहीं रखा जाता। सिर्फ वो मटेरियल जिसकी उस वक्त खाना पकाने में जरूरत पड़ेगी वो रखा जाता है, बाकी कैबिनेट में, शेल्फ में या किसी स्टोर में रख दिया जाता है। इसी तरह से फैक्ट्रीज के अंदर भी लिमिटेड स्पेस होता है। मशीनें लगी हुई है, लेबर काम कर रही है, आपको एक ऑर्डर मिला 6 महीने में कंप्लीट होगा। अब आपने 6 महीने का मटेरियल एक साथ मंगवा लिया, कंज्यूम होते होते 6 महीने लगेंगे। आप अगर उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैंडओवर कर भी दोगे ना, उसको मिस यूज होने के चांसेस बहुत। रफ सी एग्जांपल, मान लो गारमेंट फैक्ट्री है, कपड़ा मंगाया, बहुत सारा कपड़ा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया जो 6 महीने में कंज्यूम्ड होगा। शदीद गर्मी, लेबर को पसीने आ रहे हैं, अब रुमाल तो है नहीं लेकिन कपड़ा बहुत है, समझ गए ना। गारमेंट फैक्ट्री है तो भाई निकाला कपड़ा जो कि रॉ मटेरियल था, यूज में कर लिया। अब मैनेजमेंट हैरान है। क्यों हैरान है बेटा? जो कपड़ा 10,000 शर्ट बनाने के लिए काफी था, उससे खाली 8,000 शर्ट निकली, क्योंकि आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे ना। तो करते क्या है, एक सेपरेट कमरा बना देते हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं, नाम रख देते हैं स्टोर डिपार्टमेंट, और सारे मटेरियल उनकी कस्टडी में रख देते हैं। और वो डिपार्टमेंट फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर देता है कि आपका रिक्वायर्ड मटेरियल हमारे पास मौजूद है, जब जब चाहिए हो हमसे ले लीजिएगा। अब ये पूरा प्रोसेस मटेरियल का शुरू कैसे होता है? स्टोर डिपार्टमेंट को किसी मटेरियल की जरूरत है,
वो सिर्फ जरूरत इनिशिएट कर सकता है, लेकिन परचेज नहीं कर सकता। परचेज तो परचेज डिपार्टमेंट करेगा। अब उसने परचेज डिपार्टमेंट को वर्बली बोला, सर ये वाला मटेरियल चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, भाईजान लिख कर दो। हमने कहा क्यों, कल को हम आपके कहने से मटेरियल लेकर आ जाएं और आप बोल दो हमने तो नहीं मंगवाया था, ये वाला तो नहीं मंगवाया था, इस क्वालिटी का तो नहीं मंगवाया था, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यहाँ पे हर काम लिखकर होता है, डॉक्यूमेंट बनकर होता है। अब इस स्टेज पर स्टोर डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं परचेज रिक्विजिशन फॉर्म। रिक्विजिशन कहते हैं रिक्वेस्ट करने को। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा फॉर्म है जिसमें स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मटेरियल परचेज करो। और सबसे बड़ी बात, इस फॉर्म के ऊपर साइन करेगा कोई हमारा स्टोर का इंचार्ज। साइन करने का मतलब होता है वो जिम्मेदारी ले रहा है कि कल को किसी ने पूछा ये मटेरियल क्यों आया था, तो वो जवाब देगा उसने क्यों मंगवाया था। चले भाई, अब परचेज डिपार्टमेंट का काम शुरू हुआ। जो अच्छी कंपनीज होती है बेटा, वो राह चलते सप्लायर से माल नहीं खरीदती, उनके अपने ऑफिशियल सप्लायर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट मुख्तलिफ किस्म का। नंबर वन, ये जब भी सामान देता है अच्छी क्वालिटी का देता है, जब भी देता है वक्त पर देता है और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे देता है। अगर आपके ऑफिशियल सप्लायर हैं तो फिर तो आप डायरेक्ट उनसे बातचीत करके ऑर्डर प्लेस कर दोगे। और अगर आपके ऑफिशियल सप्लायर नहीं है तो आप फिर क्या करोगे, सर थोड़ा मार्केट में सर्वे करोगे, कुछ जगहों से कोटेशन लोगे, कि प्राइस निगोशिएट करोगे और फिर किसी को ऑर्डर कंफर्म कर दोगे। जब परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर कंफर्म करेगा सप्लायर को, तो सप्लायर भी फिर एक बात बोलेगा, सर मैं आपके कहने पर ये मटेरियल कहीं से परचेज करके ले आऊं या बना के ले आऊं, और फिर आप बोल दो मैंने तो नहीं मंगवाया था, इतना तो नहीं मंगवाया था, ऐसा तो नहीं मंगवाया था, तो भी जिम्मेदारी कौन लेगा। वो इसके लिए करते क्या है, हमारा और आपका जिन टर्म्स एंड कंडीशन पर सारी बातें डिसाइड हुई हैं, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक डॉक्यूमेंट पे लिख दी जाती हैं। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं परचेज ऑर्डर फॉर्म। परचेज ऑर्डर फॉर्म बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें परचेज डिपार्टमेंट और सप्लायर के दरमियान जो बातें डिसाइड हुई हैं वो लिख दी जाती हैं, साइन कर दी जाती हैं। और ये एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट रख लेगा, एक कॉपी सप्लायर रख लेगा। अब ऑर्डर कंफर्म हो गया। अब सप्लायर आपके लिए मटेरियल अरेंज करके लाएगा, चाहे वो बना के लाए चाहे वो परचेज करके लाए, मटेरियल अरेंज करके लाएगा। जब मटेरियल लेकर आएगा और फैक्ट्री के अंदर एंटर होगा, तो बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में फैक्ट्री में ऐसा नहीं होता जिसका दिल करे मुंह उठा के चलाए और जिसका दिल करे फैक्ट्री से बाहर ऐसे ही चला जाए। फैक्ट्री के साथ एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है प्रैक्टिकली, उसे हम कहते हैं गेट डिपार्टमेंट। वो आने और जाने वाले हर किस्म की चीजों और इंसानों का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जब कोई सामान लेकर फैक्ट्री में अंदर एंटर होगा, उस वक्त हम एक इंटरनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसका नाम होता है गेट इनवर्ड पास। गेट इनवर्ड पास सिर्फ इस बात की कंफर्मेशन है, हाँ ये सामान हमारी प्रीमाइसिस में एंटर हुआ था। फिर ये सामान जो आता है स्टोर डिपार्टमेंट के हैंड ओवर कर दिया जाता है। स्टोर डिपार्टमेंट सामान आते वक्त रेंडमली चेक कर लेता है, क्वालिटी सही है, चंद बॉक्सेस खोल के देख लिए, ठीक है सर वही चीज है जो हमने मंगवाई थी, और फिर सामान उतरवा के स्टोर डिपार्टमेंट में रख लेते हैं। यहाँ पर सप्लायर का जो भी रिप्रेजेंटेटिव सामान लेकर आया होता है, अब एक डॉक्यूमेंट बनाता है और हमसे उस पर सिग्नेचर लेता है और एक कॉपी हमें भी लेके जाता है, उसे हम कहते हैं डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट इस बात की रिटन कंफर्मेशन है कि ये सामान आपको डिलीवर हुआ था। ये मैं वही बात कर रहा हूँ, आपके घर पे कोई पार्सल आता हो ऑनलाइन शॉपिंग का या कोई कोरियर आता हो, तो वो आपसे साइन करवा के जाता है ताकि इस बात की कंफर्मेशन हो जाए कि ये सामान कस्टमर को डिलीवर हो चुका था। अब बेटा इसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट एक इंपॉर्टेंट काम शुरू करता है, वो आने वाले सामान को थॉरोली चेक करता है, कोई चीज डैमेज तो नहीं है, सब स्टैंडर्ड तो नहीं है, बॉक्स खाली तो नहीं है। मुतमईन होने के बाद अब वो एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसका नाम होता है गुड्स रिसीव्ड नोट। शॉर्ट फॉर्म में इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं GRN। गुड रिसीव नोट की एक कॉपी वो सप्लायर को भिजवाता है, एक कॉपी अपने पास रखता है,
और एक कॉपी भिजवाता है वो पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। सर ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट बीच में कहां से आ गया? अगर मैं अकाउंटेंट हूं और बैक हैंड पे ये पूरी ट्रांजैक्शन चल रही है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जैसे ही गुड रिसीव नोट मेरे पास आएगा तो मैं फौरी तौर पे एक एंट्री बना दूंगा, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। गुड रिसीव नोट का मतलब सिंपली ये होता है कि स्टोर डिपार्टमेंट ऑफिशियली कह रहा है कि ये सामान अब हमारा हो गया, वी हैव रिसीव्ड इट ऑफिशियली, और वो परचेज एंड अकाउंट पेएबल की एंट्री बना देता है और बाद में वो पेएबल को पे कर देता है। अब आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी बता दिया, सर आपका रिक्वायर्ड मटेरियल आ चुका है, जब आपको चाहिए हमसे ले लीजिएगा। आज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आदमी आ गया, आके कह रहा है सर 100 केजी मटेरियल दे दे। आपने उसको समझाया, देख भाई ये मटेरियल मुझ तक मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट बन के पहुंचा है, मैं 100 केजी ऐसे ही तेरे वर्बल कहने से उठा के आपको दे दूं और कल को मुझसे किसी ने पूछा कहाँ गया ये लाखों का मटेरियल, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मटेरियल आया, डॉक्यूमेंट बनाए, आपको इस्तेमाल के लिए दूंगा, उसका भी डॉक्यूमेंट बना के लेकर आओ। अब यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसका नाम होता है स्टोर रिक्विजिशन फॉर्म। फिर वही बात, रिक्वेस्ट करना। इस फॉर्म में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है हमें मटेरियल दे दो, इस काम के लिए दे दो, इतनी क्वांटिटी में दे दो, और सबसे बड़ी बात उस पर सिग्नेचर करेगा कोई प्रोडक्शन का इंचार्ज, कोई प्रोडक्शन का मैनेजर। साइन करने का मतलब क्या होता है, फिर समझा रहा हूँ। साइन करने का मतलब है, थैंक यू, कि हमारे पास जिम्मेदारी दी जा रही है। अगर मुझे एक डॉक्यूमेंट देकर कोई मुझसे 100 केजी लेकर जाएगा और कल को मुझसे किसी ने मुझे 100 केजी कहाँ गए, तो मैं वो डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा। अब मेरे पास से जाने के बाद उस 100 केजी का क्या हुआ, ये किससे पूछना? फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछो भाई, उसमें से कितना जाया कर दिया, कितना चोरी हो गया, कितना फिनिश गुड में कन्वर्ट करा उन लोगों ने। एक बार मटेरियल स्टोर से बाहर निकल गया, हमारा मटेरियल का चैप्टर भी खत्म हो गया। बस सर शुरू होते ही खत्म हो गया? हाँ बेटा, कॉन्सेप्चुअली सोचो, मटेरियल इज नो मोर मटेरियल, इट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोसेस। अब वो मटेरियल मटेरियल थोड़ी था, वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले गए, उन्होंने काम शुरू कर दिया, और जब काम शुरू हो जाता है चीजें क्या बन जाती हैं, वर्क इन प्रोसेस में चली जाती हैं। तो समाजित इतने छोटे से चैप्टर में फिर हमें समझाएंगे क्या? हम बेटा इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजों को प्लान करना सीखेंगे। आपने इस लंबी तकरीर में एक बात सुनी, मटेरियल को परचेज करना पड़ता है। परचेज करने के अंदर कुछ आर्टिस्टिक काम हो सकते हैं। नंबर 1, साल भर का मटेरियल एक साथ खरीद के रख दो। ऑप्शन 2, बार बार खरीदो। हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे, जब भी हम मटेरियल खरीदने निकलेंगे, एक ऑर्डर में कितना मटेरियल खरीद के लाएं ताकि अपनी कॉस्ट बचा सके। हम इस चैप्टर में परचेज टेक्निक सीखेंगे, एक मैथमेटिकल मॉडल सीखेंगे, उसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पेपर में सबसे ज्यादा इसी के बारे में सवाल पूछे गए इस चैप्टर में से। फिर बेटा हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि कितना मटेरियल घर में रह जाए, अब नया सामान खरीद के ले आना चाहिए। रफ सी एग्जांपल, आज आप दिन भर क्लासे लेते रहे, दोपहर को पहुंचे घर में, जाते बोले अम्मी खाना, अम्मी ने कहा बेटा अभी तैयार नहीं है। आपने कहा क्यों? अम्मी ने कहा बेटा कुछ घर में जरूरत का सामान चाहिए था और सामान आप खरीद के लाते हो, लेकिन वो सामान इस वक्त खाना ही खाना इसलिए पक नहीं पाया। अब आप सिंपली क्या बोलोगे, अम्मी जब सामान थोड़ा सा रह गया था या खत्म हो रहा था उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया, मैं आपको उसी वक्त लाके दे देता, ताकि घर में खाने की प्रोडक्शन स्मूथली चलती रहती। इसका मतलब है ऑर्डर देने का भी कोई क्या होता है, टाइम होता है। गलत टाइम पे ऑर्डर दोगे तो तुम्हारी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। इस चैप्टर में सीखेंगे ऑर्डर देने का टाइम, मुनासिब टाइम क्या होता है। ठीक है, उसको कहते हैं री ऑर्डर लेवल। क्या कहते हैं? री ऑर्डर लेवल। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर री ऑर्डर लेवल का सवाल आया था। ठीक है सर, चलो बेटा, और इस चैप्टर में क्या सीखोगे? सर मटेरियल आ रहा है जा रहा है, यकीनन आने जाने इस्तेमाल होने की कोई क्या बनती होगी, एंट्री बनती होगी। मार्च 21 में एंट्री का सवाल आया था।
ठीक है, मटेरियल रखा हुआ है, रखे हुए मटेरियल की वैल्यू निकालनी पड़ती होगी, वैल्यूएशन बीच में आ गई, पड़े पड़े ऑब्सोलीट हो गया, मेजरमेंट बीच में आ गई, कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करो। ऑटम 21 में 15 मार्क्स का सवाल और कॉस्ट एनआरवी को कंपेयर करने का आया था, और इतना आसान नहीं था वो सवाल। ठीक है सर, इस किस्म की बातें बेटा आप इस चैप्टर में सीखने की कोशिश करोगे। मैंने अभी जो डॉक्यूमेंट के नाम लिखे हैं, ये ज्यादातर डॉक्यूमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा है प्री प्रिंटेड होते हैं, ज्यादातर, सारे नहीं, प्री प्रिंटेड। समझते हो क्या होते हैं प्री प्रिंटेड? जैसे आप टीएसए का फॉर्म भरते हो, वो फॉर्म पहले से प्रिंट हुआ है, उसमें कुछ कॉलम भर दो और साइन कर दो, वो एक वैलिड फॉर्म बन जाता है। इसी तरह इनके फॉर्मेट पहले से छपे हुए होते हैं, बने हुए होते हैं, आप डॉक्यूमेंट पे सिर्फ साइन कर दो, रेलिवेंट कॉलम भर दो, वो एक वैलिड फॉर्म बन जाता है, वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है। एक नाम और आ रहा है बीच में, बिन कार्ड। पेपर में इस्तेमाल तो नहीं होता है, लेकिन कॉस्टिंग की किसी भी किताब को हाथ लगाओ, कॉस्टिंग की किताब की बात कर रहा हूँ, स्टडी टेक्स्ट की डिफरेंट चीज होती है, वो तो एक सिलेबस को कवर करता है खाली। ठीक है, बिन कार्ड का जिक्र इस चैप्टर में जरूर मिलता है। बिन, बिन कहते हैं किसी जगह को, कहते हैं डस्ट बिन, मतलब कोई ऐसी जगह जहां पे डस्ट को डाला जा रहा है। इसी तरह से बिन कहते हैं स्पेस को। फैक्ट्रीज के अंदर जो मटेरियल रखे हुए होते हैं बड़े बड़े कमरों में, स्टोर डिपार्टमेंट में, प्रैक्टिकली उसके लिए बड़े बड़े शेल्फ बने हुए होते हैं, कोई जगह बनी हुई होती है। मान लो आपके भी कुछ शेल्फ बने हुए, और जो बड़े बड़े शेल्फ बने हुए उसके अंदर डिफरेंट किस्म के मटेरियल रखे हुए, हर शेल्फ में अलग किस्म के मटेरियल्स रखे हुए, इसको हम नाम दे रहे हैं बिन। ये एक बिन है, बिन एक जगह है। अब इतने सारे मटेरियल इस कमरे में रखे हुए, कौन है वो मटेरियल, क्या उसका नाम है, कब परचेज किया था, कितना इस्तेमाल किया था आखिरी बार, इस वक्त कितना पड़ा हुआ है, वो सारा रिकॉर्ड एक कार्ड पे लिखा जाता है, और उस कार्ड को इस बिन के साथ रख दिया जाता है। वो क्या बन जाता है उसका, बिन कार्ड। समझ आ रही बात आपके? मैं वही बात कर रहा हूँ, क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हुए, आप अभी बोलो सर माजिद हम में से कितनों के नाम जानते हो, शायद दो जाके जानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो आपका आईडी कार्ड है, आपने गले में प्रॉपर पहना हुआ हो, और उसमें नाम बड़ा विजिबल हो, आधी बात समझ में, तो मेरे लिए आप लोगों को पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा, कौन सा बच्चा है, क्या उसका नाम है। इसी तरह से इतने बड़े स्टोर डिपार्टमेंट में हजारों किस्म के मटेरियल भरे हुए होते हैं। ये मैं वही बात कर रहा हूँ यार, घर के अंदर कुछ बॉक्सेस के ऊपर नाम लिख के चीजों के लग दिए जाते हैं, किचन के अंदर इस बॉक्स में ये रखा हुआ है, इस बॉक्स में ये रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि बाद में चीजों को पहचानना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर उनको की पहचान दे दी जाएगी, हर चीज का हर बिन का एक कार्ड बना दिया जाएगा, तो उसकी पूरी डिटेल हमारे हाथ में आ जाएगी। अब आओ बेटा इस चैप्टर की काम की बात पे, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करनी है कॉस्ट की। इस चैप्टर में 4 कॉस्ट है जिनकी प्लानिंग और कंट्रोलिंग हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। पहली परचेज कॉस्ट, दूसरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरी होल्डिंग कॉस्ट जिसे कैरिंग कॉस्ट भी कहा जाता है, और आखिरी स्टॉक आउट कॉस्ट। पेपर में थोड़ी सी थ्योरी भी आती है। इस बार जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सवाल आया था, उसमें थ्योरी में कहा था डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, और उसमें एक टर्म आई थी स्टॉक आउट। सिर्फ ये बताना था स्टॉक आउट क्या होता है, ऐसी क्या सिचुएशन होती है जिसको हम स्टॉक आउट कहते हैं। ये इस बार थ्योरी में इन्होंने पूछा था बेटा। चलो अब एक एक करके इन सबको समझते हैं और इनकी प्लानिंग समझते हैं जो इस चैप्टर में आपने करनी है। हेडिंग मैंने लिखी है रेलिवेंट कॉस्ट फॉर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है, जिसकी आप प्लानिंग कर रहे हो। सबसे बड़ी रेलिवेंट कॉस्ट वो है दोस्त परचेज कॉस्ट। आप अगर फिनिश गुड परचेज करते हो, जब भी परचेज कॉस्ट आप पे करते हो, और अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, जब भी आप परचेज कॉस्ट पे करते हो। आप भी घर का जो सामान परचेज करते हो, या अपने पर्सनल गारमेंट्स परचेज करते हो, ड्रेस परचेज करते हो, जरूरत की चीजें परचेज करते हो, हर कोई कोशिश करता है चीज अच्छी से अच्छी और सस्ती से सस्ती मिल जाए। ठीक है सर, एग्जाम्पल सिंपल सी, इम्तियाज सुपरमार्केट लोग लाइन लगा के शॉपिंग क्यों करते हैं? बहुत सी वजह है। पहली वजह सर वैरायटी बेइंतहा अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल है,
लिहाजा चॉइस करने में आसानी हो जाती है। दूसरा, ये हकीकत है जिस प्राइस पर इम्तियाज सुपरमार्केट में प्रोडक्ट मिलती है वो प्राइस किसी और सुपर स्टोर में अवेलेबल नॉर्मली नहीं है। सस्ती होने की वजह से लोग लाइन लगा के भी वहां पे चीजें परचेज करते हैं। इसी तरह से हम भी चाहते हैं हम जो मटेरियल परचेज करके ला रहे हैं उसकी जो भी परचेज प्राइस हम पे कर रहे हैं, परचेज प्राइस कम से कम हो जाए। परचेज प्राइस बेटा कम से कम करने का एक नॉर्मल तरीका जो मेरी अकल में आता है वो ये, आप जब भी मटेरियल परचेज करो बल्क में परचेज करो। तो इससे क्या हो जाता है, अमूमन देखा गया है बल्क में परचेज करने से सप्लायर डिस्काउंट देते हैं और डिस्काउंट देने से परचेज कॉस्ट कम हो जाती है। इस चैप्टर में आप ये सीखोगे डिस्काउंट लेना चाहिए या डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए। ये बात लास्ट क्लास में भी समझाई थी थोड़ी सी। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग आप नहीं पढ़ो और माहौल ना बना हुआ सब्जेक्ट का, कोई इस तरह बोले या कोई मुझे डिस्काउंट दे रहा था मना करके आ गया, तो लोग क्या बोलेंगे, भाई अजीब से लगता है कि भाई दिमाग खराब है इसका, समझ में नहीं आ रहा क्या है। लेकिन अगर कॉस्ट अकाउंटेंट बन के सोचो क्योंकि आप मैनेजमेंट के अकाउंटेंट हो तो आप हर एस्पेक्ट से गौर करोगे। कभी कभी ज्यादा डिस्काउंट लेने में नुकसान हो जाता है। एग्जाम में सवाल आते हैं डिस्काउंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और अगर ले तो हमारी कितनी सेविंग होगी, वो सेविंग हमें कैलकुलेट करके दिखाओ। अभी परचेज नहीं करा है, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि अब जब हम परचेज करने जाएंगे डिस्काउंट के साथ परचेज करें या डिस्काउंट के बगैर परचेज करें। तो बेटा इस चैप्टर में एक तो ये प्लानिंग सीखनी है। सेकंड, जब आप मटेरियल को परचेज कर लेते हो तो परचेज करते वक्त कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है ऑर्डर करने से लेकर मटेरियल रिसीव करने तक आपकी जितनी भी कॉस्ट लग रही है वो सब ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाती है। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर हैंडआउट मौजूद है, उसमें एक एक चीज हेडिंग की सारी एग्जाम्पल बुलेट पॉइंट में लिखे हुए हैं। हाँ भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट की पहली एग्जाम्पल, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, जितनी बार ऑर्डर दूंगा परचेज ऑर्डर फॉर्म बनेगा जो कि डॉक्यूमेंट है। अब बताओ डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट होती है नहीं होती? ठीक है सर। दूसरी एग्जाम्पल, जितनी बार ऑर्डर करूंगा, ऑर्डर देने के बाद सामान को मंगवाऊंगा, रिसीव करवाऊंगा, और रिसीव करने में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगती है। मैं ये वही बात कर रहा हूँ, जितनी बार इम्तियाज सुपरमार्केट जाऊंगा इतनी बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। अकल क्या कहती है, जा यार गाड़ी भर के लिया, एक ही बार ट्रांसपोर्टेशन का पैसा खर्च करो। यही तो वो बेवकूफियां हैं जो हमें नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी जो भी आने वाली है। बहरहाल ऑर्डरिंग कॉस्ट वो होती है जो ऑर्डर करते वक्त लग जाती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट की प्लानिंग कैसे होगी इस चैप्टर में ये भी शामिल है। आपने कहा समाजिक एक बात बताओ, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? मैंने कहा मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एक बार ऑर्डर करने जाता हूं 2,000 रुपए की ऑर्डरिंग कॉस्ट है। आपने कहा एक काम करो, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल भर के मंगवा लो। 2,000 रुपए कितनी बार लगेंगे? एक बार लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब बल्क में मटेरियल आ जाएगा तो उसको फिर संभालना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है, अपने पास कैरी करना पड़ता है। क्या हो गई है? होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है सर। थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। होल्डिंग कॉस्ट के अंदर और टेंशनें भी होती हैं। मेरे पास परचेजिंग का टाइम थोड़ा कम कम होता है, तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ कुछ चीज परचेज करने, मेरी एक आदत है मैं भर के सामान लाता हूँ। पढ़ाता कुछ और हूँ, सामान भर के लाता हूँ क्योंकि बार बार जाना ना पड़े। ठीक है। घर वाले मेरी इस आदत से काफी चिढ़ते हैं, बोलते हैं आप तो लाके सामान भर देते हो, संभालना हमें पड़ता है। समझ में आ गई बात आपके? वो कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, वो संभालने की परेशानी से घबराते हैं, कौन इनको संभालता फिरेगा। इसी तरह से बेटा जब हम कहते हैं होल्ड करो, होल्ड करने में भी कॉस्ट लगती है। पहली कॉस्ट, लाखों रुपए का मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट में हर वक्त पड़ा हुआ है, अल्लाह ना करे चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, अक्सर हादसा पेश आ जाते हैं। आपने इंश्योरेंस करवा दी, इंश्योरेंस फ्री की तो नहीं होती ना, क्या हो गई आपकी? होल्डिंग कॉस्ट। होल्ड करोगे ये कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी। और आप सबको पता है इंश्योरेंस वो वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर इस कमरे में 10 लाख का सामान है तो इंश्योरेंस का पैसा 10 लाख के हिसाब से देना है। अगर इस कमरे में 15 लाख का सामान है तो इंश्योरेंस 15 लाख के ऊपर देना है।
जितना ज्यादा सामान होल्ड करोगे इतनी ज्यादा तुम्हारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। चलो, तो सामान रखा हुआ है, चोरी ना कर ले, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स कर दिए। सामान रखा हुआ है, आ रहा है जा रहा है, हिसाब किताब करने के लिए आदमी रख लिए। ये सब क्या है, चीजें होल्ड हो रही हैं, इसलिए आपको होल्डिंग वाली कॉस्ट लगानी पड़ रही है। इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको एक अंदाजा होगा कि ये दोनों कॉस्ट जो है ना, ऑर्डरिंग और होल्डिंग, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल समझते हैं, एक दूसरे के रिवर्स है। ऑर्डरिंग कॉस्ट को बचाने जाओगे, होल्डिंग वाली कॉस्ट बढ़ जाएगी। होल्डिंग वाली कॉस्ट को बचाने जाओगे, ऑर्डरिंग वाली कॉस्ट बढ़ जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल, मेरे घर वालों ने बोला खबरदार आप आइंदा इतना भर भर के सामान लेकर आए। मैंने कहा मैं बार बार मार्केट नहीं जाऊंगा भाई, बार बार जाता हूँ, सिंपल बात, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, बार बार परचेज करूंगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। बल्क में परचेज करूंगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बचा लूंगा, लेकिन ज्यादा सामान को होल्ड करना पड़ेगा और ज्यादा अरसे के लिए होल्ड करना पड़ेगा, मेरी होल्डिंग वाले खर्चे बढ़ जाएंगे। इस चैप्टर में सीखेंगे इन दोनों को मिनिमाइज कैसे किया जाता है। इन दोनों कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमने मैथमेटिक्स में एक जबरदस्त मॉडल बना के रखा हुआ है, उसे कहते हैं EOQ मॉडल। बेहतरीन मॉडल है, उसे चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, प्रूफ मॉडल है। और एग्जाम में अक्सर आता है EOQ मॉडल से सेविंग निकाल के दिखाओ कि अगर हम इस मॉडल के मुताबिक परचेसिंग करें हमारी कितनी बचत हो जाएगी। फिर बेटा चौथी कॉस्ट आ रही है, वो आ रही है स्टॉक आउट कॉस्ट। पहले ये समझो स्टॉक आउट कहते किसको है। स्टॉक आउट कहते हैं ऐसी सिचुएशन को, लेबर अवेलेबल है, प्रोडक्शन के और रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन रुकी हुई है। सर क्यों? वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक, स्टॉक हमारे पास खत्म हो चुका है। स्टॉक आउट एक ऐसी सिचुएशन है यकीनन कोई फैक्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकती। आप प्रैक्टिकली सोचो, सुबह 9 बजे फैक्ट्री खुलेगी, लेबर भागती हुई आ रही है, मैनेजमेंट के लोग भागते हुए आ रहे हैं, मशीनों को शुरू करना है, स्टार्ट करना है, दिन भर चीजें बना बना के निकालनी है, और थोड़ी देर में खबर आई कि स्टोर डिपार्टमेंट में मटेरियल खत्म हो चुका है, तो सबके एफर्ट बेकार हो गए ना भाई। स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, ये प्लानिंग सिलेबस में है। मार्च 22 में यही सवाल आया था कि स्टॉक आउट ना हो, इसकी प्लानिंग करके दिखाओ, कितना मटेरियल रह जाए, हम नया ऑर्डर दें ताकि हमारा स्टॉक आउट ना हो। स्टॉक आउट की भी कोई ना कोई कॉस्ट होती है। जैसे क्या कॉस्ट होती है, चंद एग्जांपल सुनना। हमारी फैक्ट्री में इन्वेंट्री की बैड मैनेजमेंट है, अच्छी प्लानिंग नहीं कर पा रहे, स्टॉक बार बार आउट हो रहा है, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है? कस्टमर के ऑर्डर वक्त पे कंप्लीट नहीं हो पा रहे, कस्टमर भागना शुरू हो गए। अब आपने क्या बोला, और भागते हैं तो भागे, कस्टमर के लिए आप ये नहीं कह सकते। कस्टमर को आप करते हो सेल, और सॉसी आपने बनाया है, सॉसी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है सेल, और उसमें से माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस करके क्या निकालते हो? प्रॉफिट। सेल में क्या छुपा हुआ है? प्रॉफिट छुपा हुआ है। अगर स्टॉक बार बार आउट हो रहा है, कस्टमर के ऑर्डर वक्त पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कस्टमर भागना शुरू हो जाएंगे, सेल गिरेगी। सेल गिरने से क्या गिरती है? प्रॉफिट गिर जाते हैं, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, सर स्टॉक बार बार गिर रहा है, कस्टमर के ऑर्डर वक्त पे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, मार्केट में हमारी गुडविल खराब हो रही है, मेहनत कर करके लोग गुडविल बनाते हैं, अब वो मार्केट में खराब हो रही है, क्यों? क्योंकि आप इन्वेंट्री की मैनेजमेंट ही नहीं कर पा रहे। एग्जांपल और बदलते हैं, सर स्टॉक बार बार आउट हो रहा है, लेबर की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और लेबर काम छोड़ के जाने पर मजबूर हो रही है। सर स्टॉक आउट होने से लेबर की फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ रही है? तो जरा लेबर के चैप्टर को बीच में ला रहा हूं पॉइंट समझाने के लिए। जब लेबर का चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके बाद, तो आपमें इन्वेंट्री सिखाऊंगा, लेबर की मैनेजमेंट, उसमें कुछ पेमेंट प्लान सिखाऊंगा। लेबर को बेटा पैसे देने के दो कॉमन तरीके होते हैं। एक कॉमन तरीका आवरली सिस्टम, लेबर से 1 घंटे का रेट तय कर लो, जितने घंटे काम करते जाए इतने घंटे के आप लेबर को पैसे दे दो, ये कहलाता है आवरली सिस्टम। एक तरीका और कहलाता है
यूनिट सिस्टम, पीस वर्क सिस्टम। तो वो क्या हो सकता है, जितनी चीजें बनाओ इतने पैसे ले लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं सर माजिद आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसे देने के बहुत सारे तरीके। नंबर वन, सर माजिद फिक्स सैलरी की बात कर लो, आप हमसे हर महीने कितने पैसे लोगे। ऑप्शन टू, सर माजिद हर घंटे की बात कर लो, 1 घंटे पढ़ाने के कितने पैसे लोगे, इतने घंटे पढ़ाओ इतने पैसे ले लो। सर माजिद एक स्टूडेंट की बात कर लो, हर स्टूडेंट को पढ़ाने के कितने पैसे लोगे, अब जितने स्टूडेंट आपसे पढ़े किसी सब्जेक्ट में इतने पैसे आप हमसे ले लो। ऑप्शन तो है ना सारे बेटा। मान लो हमने अपनी लेबर को रखा हुआ है ज्यादातर यूनिट सिस्टम पे, जितनी ज्यादा चीजें बनाओगे इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। ज्यादातर लेबर इस पे काम कर रही है और कुछ आवरली पे काम कर रही है। अब प्रैक्टिकली समझना, फैक्ट्री चल रही थी कि स्टोर डिपार्टमेंट से खबर आई मटेरियल खत्म हो गया है और 3-4 दिन से पहले आने की उम्मीद भी नहीं है। जो लोग आवरली सिस्टम पे काम कर रहे थे उन्होंने अपनी बेडशीट्स निकाली, बिछा के सो गए। समझ गए ना। और क्या दुआ मांग के सोए, मटेरियल भाई आराम से आना, क्योंकि वो आवल्ली पे काम कर रहे हैं। उन्हें पता है काम करो नहीं करो घंटे तो पूरे लग रहे हैं, हम फैक्ट्री में मौजूद हैं, घंटे हमारे काउंट हो रहे हैं, हमें से क्या चीज बने ना बने। लेकिन जो यूनिट पे काम कर रहा है वो दुआ मुसल्ला बिछा के बैठ गया, वो क्या दुआएं मांग रहा है, मटेरियल भाई जल्दी से आ जा, क्योंकि मटेरियल आएगा तो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो चीज बनेगी, और चीज बनेगी तो उसको पैसे मिलेंगे। मान लो स्टॉक कभी कभी आउट होता है, इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लो स्टॉक अक्सर आउट रहता है, चीजें नहीं बन पाती, पैसे नहीं ज्यादा बन पाते। आज वो लेबर जो काम करती थी यूनिट बेस पर मैनेजमेंट के पास आई, उन्होंने कहा सर आपके पास पढ़ा लिखा अकाउंटेंट तो है नहीं, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट आप बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं, आपका स्टॉक अक्सर आउट हो जाता है। ठीक है इसमें आपका भी नुकसान होता ही होगा, लेकिन हमारा नुकसान बिला वजह में हो रहा है। लिहाजा अब हम किसी ऐसी फैक्ट्री में जा रहे हैं जहां पर पढ़ी लिखी मैनेजमेंट हो, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट थोड़ी बेहतर की जाती हो। अब यहाँ पर मैनेजमेंट दो बातें कह सकती है। एम्प्लॉइज दो किस्म के होते हैं, एक वो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट होते हैं और एक वो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी होते हैं। मैनेजमेंट ये भी कह सकती है भाई कल का जाता आज चला जा, जान छोड़ मेरी, मैंने खुद सोचा आपको कब से काम से निकाल दूं, ऐसे एम्प्लॉय लाइबिलिटी है। लेकिन अगर काम का आदमी छोड़ के जाएगा बेटा, आप खुद समझदार हो, काम के लोगों के जाने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जब लेबर काम छोड़ के जाती है उसकी भी हमें कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं लेबर टर्नओवर कॉस्ट। क्या नाम है, लेबर टर्नओवर कॉस्ट। हमने कहा भाई ये टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एग्जिस्टिंग लेबर काम छोड़ के जाए और उसकी जगह पे नई लेबर लेकर आओ, ये कहलाती है टर्नओवर कॉस्ट। अब कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कितने दिन में इन्वेंट्री बिक जाती है, इसी तरह लेबर की टर्नओवर कॉस्ट होती है, और दो होती है ऐसी बता रहा हूं अभी। एक कहलाती है लेबर टर्नओवर को प्रिवेंट करने की कॉस्ट, प्रिवेंटेशन कॉस्ट, और दूसरी वो होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटेशन कॉस्ट का मतलब ये होता है काम का आदमी काम छोड़ के ना जाए, उसके जाने को प्रिवेंट करो। तो कैसे प्रिवेंट करें, नंबर वन इंसेंटिव्स दो, ठीक है, बोनस दो, मेडिकल बेनिफिट दो, कन्वेंस बेनिफिट दो, और जिस जिस तरीके से उसको मोटिवेट रख सकते हो बेनिफिट दो। आपने कहा भाई सारी चीजों पैसे जाते हैं तो जाने दो ना, काम का आदमी है नहीं भागना चाहिए। सर कभी तो भागेगा, अच्छा भागेगा, लॉन्ग टर्म रोको, ग्रेजुएटी दो, रिटायरमेंट बेनिफिट दो, ठीक है सर रुकेगा तुम्हारे पास, इन सब काम में पैसे जाते हैं। आपने कहा सर फिर भी कोई तो होगा जो भागेगा। नंबर वन नेचुरल रीजन डेथ, अब किसी की डेथ होगी वो तो काम छोड़ के जाएगा ना, इलनेस, एक्सीडेंट्स, ये सब जिंदगी के साथ है, क्या करोगे, फिर उसका रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा। अब रिप्लेसमेंट की अपनी कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट फौरी तौर पे नहीं मिल पाता, कुछ दिनों की प्रोडक्शन जाया हो गई, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आने वाली नई लेबर इतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी पुरानी लेबर थी, पुरानी लेबर एक दिन के अंदर 10-12 चीजें बना लिया करती थी, आने वाली लेबर का भी मशीनों पे हाथ ही सेट नहीं हो रहा, वो 5-6 से ऊपर चीजें बना के नहीं दे रहा, प्रोडक्शन जाया हो रही है, लॉस। आने वाली लेबर अभी हमारे सिस्टम को समझ ही नहीं पा रही, मटेरियल की वेस्टेज बढ़ा दी।
आने वाली लेबर अभी हमारे सिस्टम को नहीं समझ पा रही, टूल्स को डैमेज कर रही है, ये सब वो कॉस्ट होती है जिसे क्या नाम होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो भाईजान स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, स्टॉक आउट की भी अपनी क्या होती है, कॉस्ट होती है। इस चैप्टर में इन चारों कॉस्ट की प्लानिंग आपने सीखनी है। कौन कौन सी? परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। अब इसमें हम पहली प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। पहली प्लानिंग बेटा, एक ऑर्डर में कितना मटेरियल परचेज किया जाए। अब एक ऑर्डर में कितना मटेरियल परचेज किया जाए, इसका एक रैंडम जवाब ये हो सकता है, भाई जितना आपका दिल करे, जितना आपकी जेब इजाजत दे। ये बात मेरे आपके लिए कहने में अच्छा लगता है। या मार्केट गए, जो दिल में आया, समझ में आया, ले लिया, जेब में जितने पैसे थे इतने ले लिए। लेकिन कंपनीज वो ब्लंटली परचेज नहीं करती, भाई जो फिगर दिमाग में उठा के खरीद लिया। ये लोग प्लानिंग करके कॉस्ट बचाने की कोशिश करते हैं। इन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर हम बहुत सारा मटेरियल परचेज करके ले आए तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा सामान एक साथ खरीद लिया तो ऑर्डर कम दफा देने पड़ेंगे, लेकिन उस बहुत सारे सामान को होल्ड करने में होल्डिंग वाली कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट नहीं बढ़ानी, फिर एक काम करो, कम कम खरीदो। जब कम कम खरीदोगे, कम कम होल्ड करोगे, तो आपने कहा कम कम खरीदने में बार बार खरीदना पड़ेगा। अब अगर बार बार खरीदोगे, क्या बढ़ जाएगी, ऑर्डरिंग वाली कॉस्ट बढ़ जाएगी, हाँ होल्डिंग वाली कॉस्ट बच जाएगी। अब इनको बैलेंस कैसे करें? इतनी अक्ल आपके पास भी है, ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट को जीरो तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई अभी कह दे मैं ऑर्डर देता ही नहीं हूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जीरो, ये प्लानिंग तो मुझे भी नहीं आती। सर मैं होल्ड करता ही नहीं हूँ, सर फैक्ट्री में कुछ ना कुछ मटेरियल होल्ड किया जाता है ताकि प्रोडक्शन स्मूथली हो सके, बैकअप के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल को रखना पड़ता है। इसको मैनेज करने के लिए हमारे सिलेबस के अंदर एक मैथमेटिकल मॉडल है, उसका नाम है बेटा EOQ मॉडल। फिर भाई क्या है ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? पहले इसकी डेफिनेशन लिखी अपने पास। EOQ मॉडल, EOQ model is that ordering quantity. EOQ model is that ordering quantity at which annual ordering cost and holding cost in total remains minimum. Underline in total. EOQ मॉडल एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है जिसके मुताबिक ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट साल भर की कम से कम हो जाती है। यहाँ प्लानिंग हमें साल भर की करनी है। सर मॉडल है क्या? भाईजान मॉडल ये कहता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू C नॉट D अपॉन HC का रूट, वेयर D इक्वल टू एनुअल डिमांड, C नॉट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, HC इक्वल टू होल्डिंग
कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इस मॉडल को अप्लाई करने के लिए सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। जिस मटेरियल की आप प्लानिंग कर रहे हो, नंबर 1, 1 साल में आपको उस मटेरियल की कितनी जरूरत पड़ सकती है, एनुअल डिमांड, आप उस डिमांड को एस्टिमेट कर लो। नंबर 2, जब आप ऑर्डर देने जाते हो, एक ऑर्डर देने में कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट लग जाती है, आप बेटा उसे एस्टिमेट कर लो। और नंबर 3, ऑर्डर देने के बाद जब ये मटेरियल हमारे पास आ जाता है, उसे होल्ड करने में कितनी कॉस्ट लग जाती है। वर्ड पे गौर करो, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मान लो हमारा मटेरियल केजी में आता है, 1 केजी मटेरियल, 1 केजी साल भर इस कमरे में रखा रहे, 1 केजी मटेरियल साल भर इस कमरे में रखा रहे, तो उसे होल्ड करने में कितनी कॉस्ट लग जाती है। होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम, होल्डिंग कॉस्ट पर लीटर पर एनम, तो आपका जो भी यूनिट है उस पर बेस करके जब इसका आप आंसर निकालोगे इस मॉडल में फिगर्स डाल के, आंसर कुछ ऐसा आया, फॉर एग्जांपल 50,000 केजी। तो क्या मतलब, मॉडल कह रहा है आप जब भी परचेज करने जाओ, एक ऑर्डर में कितना सामान परचेज करो, 50,000 केजी परचेज करो, ना इससे कम परचेज करो ना इससे ज्यादा परचेज करो। सर बचत होगी, आंख बंद करके बोल दो बिल्कुल होगी। सर वाकई में मॉडल प्रूव्ड है, चैलेंज नहीं कर पाओगे। ये बचत करवाता है जब भी प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी होता है और पेपर में पढ़ाया भी जाता है। अभी बोल दूं यार ये बेतुका मेथड है, बच्चा बच्चा कुछ नहीं करवाता, अभी क्या जरूरत है भाई इसको सीए जैसी एजुकेशन में पढ़ने की। ये कॉस्ट सेविंग मॉडल है, कॉस्ट सेविंग। और यहाँ पे आप लोग कॉस्ट की प्लानिंग सीखने के लिए आए हो, ये कॉस्ट बचवाता है। सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर ये अपने आप को शायद मे बी प्रूफ ना कर पाए, जैसे वो क्या है, वो है डिस्काउंट। फिर पेपर में यही आता है, ईओक्यू मॉडल कह रहा है एक ऑर्डर में 50,000 केजी खरीदो, सप्लायर कह रहा है एक ऑर्डर में 80,000 केजी खरीदो, डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट का मतलब होता है सेविंग। और ईओक्यू मॉडल जब समझ लोगे, दिमाग में क्या तस्वुर आएगा, अबे ये भी बचत की बात करता है। डिस्काउंट परचेज कॉस्ट की सेविंग सिखाता है और ईओक्यू मॉडल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट की सेविंग सिखाता है। ईओक्यू मॉडल कह रहा है एक ऑर्डर में 50,000 केजी से ऊपर मत खरीदो, सप्लायर क्या कह रहा है, छोड़ो ईओक्यू मॉडल की बातें, मेरी बातें मानो, एक ऑर्डर में 80,000 केजी खरीदो, तुम्हारी परचेज कॉस्ट में बचत होगी। ईओक्यू मॉडल तुम भी सेविंग करवा रहे हो, परचेज डिस्काउंट तुम भी सेविंग करवा रहे हो। अब फैसला क्या होगा, जिस डिस्काउंट में मेरा ज्यादा फायदा होगा मैं वो डिस्काउंट ले लूंगा। अगर ईओक्यू मॉडल की बचत अच्छी है तो मैं 50,000 केजी ही खरीदूंगा, और अगर 80,000 पे परचेज डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है भाई फिर मैं 80,000 खरीदूंगा, फिर मैं ईओक्यू मॉडल को साइड में फेंक दूंगा। तो एग्जाम में आता है सवाल अक्सर, बताओ हमें डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हमारी बात समझ में, तो ईओक्यू मॉडल वो कोई और क्वांटिटी बताता है, डिस्काउंट अमूमन बल्क पे दिया जाता है, और इतना बल्क परचेज करना वो ईओक्यू कभी कभी अलाउ नहीं करता। मॉडल है तो इतना ही सिंपल, लेकिन ये मॉडल कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस करता है। अजम्पशंस बहुत अच्छी नहीं है, जब तक वो अजम्पशंस वैलिड है ईओक्यू मॉडल भी वैलिड है। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, अक्सर ऐसा हुआ होगा जो टीचर भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, कोई इकोनॉमिक्स का लॉ पढ़ा रहा है, साथ में 2-4 अजम्पशन लिखवाता होगा और क्या बोलता होगा, भाईजान अगर ये अजम्पशन हिल गई तो समझ जाना ये लॉ भी हिल गया, फिर ये लॉ वैलिड नहीं है इस इकोनॉमी के लिए। इसी तरह ईओक्यू मॉडल की भी कुछ बेतुकी सी अजम्पशंस है, ठीक है, हर कोई उसे फॉलो नहीं कर पाएगा। और ये अजम्पशन पेपर में थ्योरी में 2 बार पूछी भी गई है। हेडिंग लिखो, assumptions slash limitations of EOQ model. Assumptions slash limitations of EOQ model.
पॉइंट नंबर 1, एनुअल डिमांड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर. एनुअल डिमांड is constant throughout the year. आप EOQ मॉडल उस वक्त अप्लाई करना जिस मटेरियल की प्लानिंग कर रहा हूं उसकी जो भी जरूरत है वो जरूरत साल भर कांस्टेंट हो. सिंपल सी एग्जांपल समझो. आपने कहा भाई हमारे घर में चिकन खाई जाती है, रोज खाई जाती है, 1 kg खाई जाती है. सिंपल सी बात कर रहा हूँ. आपने कहा वीक में होते हैं 52 के वीक्स, तो साल भर में हमें 52 kg चिकन की जरूरत पड़ेगी. अब हमें फैसला करना है 52 kg चिकन एक दफा में कितनी खरीद के लाएं. ये हमें इसमें मदद करेगा. इसने आपसे पहला सवाल पूछा, सोच लो साल भर में जरूरत 52 kg की पड़ेगी ना. आपका नहीं, मेहमान आ जाए तो जरूरत ज्यादा भी हो जाती है. हम किसी दावत में चले जाएं, उस दिन खाना घर में नहीं पकाते, जरूरत कम भी हो जाती है. ये क्या बोलेगा, छोड़ दो. ऐसी सिचुएशन के लिए मैं नहीं बना हुआ. मैं एज्यूम करता हूं कि मैं जिस मटेरियल की प्लानिंग सिखा रहा हूं उसकी एनुअल डिमांड तुम्हारे पास कांस्टेंट है. अगर साल शुरू होते हुए तुम्हें लगता है साल भर में 5 लाख kg चाहिए, तो पूरे साल ऐसे एज्यूम करना कितने चाहिए, 5 लाख kg, तो मैं प्लानिंग सिखा सकता हूं. अब फैसला करो, क्या तुम अपनी डिमांड को कांस्टेंट समझते हो. मैंने कहा मैं तो नहीं समझता, छोड़ दो, ये मॉडल भी तुम्हारे लिए नहीं है. कोई अभी कहते हैं सर हमारी चीजें काफी हद तक फिक्स्ड है, हमारी डिमांड फिक्स्ड है और इसमें कोई चेंज काफी कम होता है. ठीक है, मॉडल तुम्हारे लिए है. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, देयर इज नो परचेज डिस्काउंट. देयर इज नो परचेज डिस्काउंट एट एनी ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेवल्स. There is no purchase discount at any ordering levels. EOQ मॉडल एज्यूम कर रहे हैं आप जिस मटेरियल को प्लान कर रहे हो परचेज करने का, कम खरीदो ज्यादा खरीदो, किसी भी लेवल पर परचेज डिस्काउंट नहीं मिलेगा. अजन किसी ना किसी बल्क क्वांटिटी पर हमें क्या मिल जाता है, डिस्काउंट अमूमन मिल जाता है. ठीक है, लेकिन ये कह रहा है हम जिस मटेरियल की प्लानिंग कर रहे हैं, कम खरीदो ज्यादा खरीदो और ज्यादा खरीदो, सप्लायर डिस्काउंट नहीं देता. आपने कहा नहीं सर हमें तो डिस्काउंट मिलता है. अच्छा मिलता है, छोड़ दो, फिर इस मटेरियल की प्लानिंग इस कॉन्सेप्ट से नहीं हो सकती. नेक्स्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट is also remains constant throughout the year. Ordering cost per order and holding cost per unit is also constant throughout the year. ये EOQ मॉडल ये भी एज्यूम करवाता है कि आपकी अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल 5,000 है, एक बार ऑर्डर देने जाए 5,000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट बार बार लगती है, 5,000 ही लगेंगे. 1 kg होल्ड करो 50 रुपए लगते हैं, जितनी बार होल्ड करोगे साल भर में 50 ही बार लगेंगे. आपने कहा ऐसे थोड़ी होता है. फॉर एग्जांपल अभी सर ने एग्जांपल दी ऑर्डरिंग कॉस्ट की, एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. पेट्रोल प्राइस जरा सी चेंज हो, ट्रांसपोर्टर क्या कर देते हैं, प्राइस बदल देते हैं. आपने कहा तुम्हारी अजम्पशन खुद ही लिखवा रहा हो, खुद ही क्रिटिसाइज कर रहा हूं, तो ये कहीं फॉलो होता भी है, होता है, और मल्टीनेशनल कंपनियों में फॉलो होता है. जो छोटी छोटी कंपनी है ना बेटा, उनके बस की बातें नहीं है कि इन अजम्पशन को वो कांस्टेंट करवा पाए. प्रैक्टिकली मैंने जो देखा आपको समझाता हूँ. ये जो होती है ना मल्टीनेशनल कंपनी, इनके आप नाम सुनते हो भी, जब इनमें काम करोगे ना, इनके काम करने के तरीके अलग होते हैं. ये इंतजार नहीं करते चीजें उनके लिए कांस्टेंट हो जाए, वो प्लानिंग करके चीजों को क्या करवाते हैं, कांस्टेंट करवाते हैं. छोटी सी एग्जांपल देता हूं. आपने किसी अच्छे ट्रांसपोर्टर को बुलवाया, बड़ा रिलायबल है, मार्केट में नाम है, वक्त पे हमेशा डिलीवरी देता है. आपने उसको बोला यार हम शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कम से कम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं.
हमारा मटेरियल इस जगह से उठाना है और इस फैक्ट्री में पहुंचाना है, बताओ कितने पैसे लोगे? अब उसने इस तरह बोला, यार आजकल पेट्रोल प्राइस है 240 रुपए, आप एक काम करो मुझे इतने, मैंने कहा फालतू बातें नहीं करो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। पेट्रोल प्राइस 240 हो जाए, 250 हो जाए, 300 हो जाए या 220 हो जाए, इन सारी प्रोबेबिलिटीज पे गौर करो। अच्छा, जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी, उठ के भाग, उसने कहा पता नहीं क्या नाम ले रहे थे ये लोग, ठीक है, लेकिन आप उठ के नहीं भागे क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है। मैंने कहा सारी प्रोबेबिलिटीज पे गौर करो, उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालो, फिर मुझसे बात करो क्या रेट मुझे कोट करके दे सकते हो। प्रोबेबिलिटी में रहते हुए प्लानिंग कैसे होती है? मार्च 17 का सवाल भी ईओक्यू का प्रोबेबिलिटी के साथ आया था और मार्च 22 का सवाल भी प्रोबेबिलिटी के साथ आया था। समझ आ रही है बात आपके? मैं अनहोनी बातें नहीं कर रहा हूं। मान लो उसने बोला सर पेट्रोल प्राइस कुछ भी हो जाए, मैं साल भर आपको एक दफा सामान पहुंचाने के ट्रांसपोर्टेशन के 5,000 रुपए लूंगा। आपने कहा ठीक है, अब आपने अपना प्रपोजल दे दिया, अब जरा इसको हम अपने तौर पे इवेल्युएट कर लेते हैं। आपके अपने प्रोफेशनल लोग, पढ़े लिखे लोग, उन्होंने उसको इवेल्युएट करा, थोड़ा निगोशिएट करा, फाइनली 4,800 में डन हो गया। अब आप बताओ, पेट्रोल प्राइस कम हो जाए ज्यादा हो जाए, इससे मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ऑर्डर पर ईयर क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। तो ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जब पढ़े लिखे लोग होते हैं बेटा, तो वो लोग चीजों को कांस्टेंट करवा लेते हैं। इसकी आखिरी असम्पशन लिखो, मटीरियल इज इजीली अवेलेबल, मटीरियल इज इजीली अवेलेबल as and when required, as and when required। मटेरियल इजीली अवेलेबल है जब चाहिए जितना चाहिए। आराम से समझो, हमारे यहाँ फैक्ट्री में पढ़ा लिखा अकाउंटेंट नहीं है। अभी तक क्या होता था, हमारी समझ में जितना आता था जाके मटेरियल खरीद के ले आते थे। अब पढ़े लिखे अकाउंटेंट साहब आ गए, उन्होंने सारी प्लानिंग करके बताया एक ऑर्डर में जब भी खरीदो 5,000 केजी खरीदो। परचेज डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा सर ये फंसवा देगा, गलत बात कर रहा है। हमने कहा भाईजान पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, जो कह रहा है सही कह रहा है, जब भी खरीदो 5,000 केजी खरीदो। हमने 5,000 केजी इस वक्त मंगवा लिए, इस्तेमाल करते रहे। जब केजी थोड़े से रह गए, हमने कहा फिर मंगवा लो 5,000 केजी। वो लोग गए खाली हाथ वापस आए। हमने कहा क्या हुआ, मटीरियल का है? आपने कहा है ही नहीं मार्केट में। हमने कहा बुलाओ जरा उस पढ़े लिखे अकाउंटेंट को। हमने कहा भाईजान मटीरियल तो मार्केट में है ही नहीं, ये तुमने क्या प्लानिंग करवा दी? तो उसने जवाब क्या दिया, सर जब मैं ईओक्यू की प्लानिंग कर रहा था, आप में से किसी ने मुझे बताया था कि ये मटेरियल मार्केट में शॉर्ट भी हो जाता है। अगर मुझे कोई पहले बता देता कि ये मटेरियल मार्केट में शॉर्ट रहता है, तो मैं फिर ईओक्यू को लात मार के साइड में फेंकता और क्या बोलता बल्क में खरीद के लाओ, क्योंकि मुझे स्टॉक आउट नहीं करवाना। अब स्टॉक आउट हो गया है, प्रोडक्शन कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगी। ईओक्यू मॉडल प्लान करने वाले लोग ये एज्यूम कर रहे होते हैं हम उस मटेरियल की प्लानिंग कर रहे हैं जब चाहिए जितना चाहिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर एक चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो अकल क्या कहती है, अभी अवेलेबल है बल्क में खरीद के रखो यार, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गए तो बढ़ने दो, हमें कौन सी प्रोडक्शन बंद करवानी है अपनी। समझ आ गई असम्पशन बेटा? 2010 से लेकर 2022 तक ये असम्पशन 2 बार पेपर में पूछी है इन लोगों ने, ठीक है। एक बार आया ईओक्यू मॉडल अप्लाई करते हुए क्या असम्पशन ली जाती है, एक बार सवाल आया ईओक्यू मॉडल अप्लाई करते हुए लोगों को क्या लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती है। ठीक है सर जी, अब क्या है ये मॉडल, कैसे काम करता है, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर अब इसके प्रैक्टिकल को शुरू करेंगे। थैंक यू सर। यस मैम। एनुअल डिमांड, कोई भी चीज आपको साल भर में कितनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉकेट मनी अब्बू देते हैं, अब अब्बू ने कहा बेटा पैसे तो मैं बहुत दे सकता हूँ, लेकिन जितनी आपको जरूरत हो इतने बताओ। आपने कहा अब्बू मेरा एक महीना 5,000 में निकल जाता है। अगर 5,000 एक महीने के चाहिए तो अब्बू की प्लानिंग के मुताबिक साल भर बच्चे को कितने देने, 60,000 रुपए। अगर 60,000 रुपए 12 महीने के दे दूं तो इसका पूरे महीने का खर्चा, पूरे साल का खर्चा निकल जाएगा। इसी तरह जो मटेरियल आपको चाहिए इस्तेमाल करने के लिए
साल भर में उसकी कितनी यूनिट की जरूरत पड़ सकती है। अब जैसे आपका घर है, मान लो कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। अब कोल्ड ड्रिंक अगर पी जाती है, एक साल में कितनी कोल्ड ड्रिंक पीने की जरूरत है, आप उसको अगर प्लान कर सकते हो, उसके मुताबिक ईओक्यू मॉडल आपकी मदद कर देगा। आप अभी कह दो मैं डिमांड एस्टिमेट नहीं कर सकती, तो फिर ये मॉडल भी अप्लाई नहीं हो सकता। किसका बेटा? सेटलमेंट डिस्काउंट ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम नहीं है। सेटलमेंट डिस्काउंट ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। मैं तो मना कर रहा हूं, लेकिन वो पैसा अरेंज करना ये मेरा काम थोड़ी है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कैश अवेलेबल है या नहीं है, या उधार पे लेकर आओगे, ये सेटलमेंट डिस्काउंट का फैसला फाइनेंशियल अकाउंटेंट करता है। और सेटलमेंट डिस्काउंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये इंशाल्लाह आपको एमएफए में सिखाएंगे। एमएफए मैनेजिंग फाइनेंस, सही है। अभी बोल दे क्या वो 3% दे रहा है डिस्काउंट, अगर पैसा जल्दी दे दिया, मैंने कहा काम कर मार्केट में किसी ऐसे आदमी को ढूंढ जो हमें 1-2% पे उधार दे दे। 1-2% पे उधार पे पैसा उठा, 3% का सेटलमेंट डिस्काउंट पकड़, जब भी हमें 1% की क्या हो रही है, सेविंग हो रही है। तो ये सेटलमेंट डिस्काउंट नॉर्मली उस वक्त लिया जाता है जब कैश इजीली अवेलेबल हो। अगर कैश अवेलेबल ही नहीं है, फिर तो आप सेटलमेंट डिस्काउंट ले ही नहीं पाओगे। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम सेटलमेंट डिस्काउंट के हवाले से नहीं है। अगर सारे काम वो अकेला ही कर लेगा तो बाकी डिपार्टमेंट के खाली उसकी शक्ल देखेंगे। कम कंपेयर करते हैं, यही तो बोलना नहीं होना चाहिए था, अब आ गया तो कंपेयर करके देखो।